तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। वो भी सीबीएसई बोर्ड 2024 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस साल मेरा भी बोर्ड एग्ज़ाम है और मैं ये वीडियो 1 फरवरी 2024 से बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपने रिवीजन की वीडियो डालते रहूँगा जिससे मेरे भी रिवीजन हो सके और आपको भी हेल्प हो। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस बात की मैं गारंटी दे पाऊँगा कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपको अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स और जितने भी रिएक्शन है सब याद हो जाएंगे। सिर्फ ये टॉपिक में नॉमेनक्लेचर मैंने स्किप किया है। मतलब नॉमेनक्लेचर वो वाले क्वेश्चन जैसे कि कंपाउंड दिए हुए हैं तो उन कंपाउंड का नेम लिखना, या अगर नेम दिए हुए हैं तो उनका कंपाउंड बनाना, वो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर मैंने स्किप किया हुआ है। वो अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं दूसरे वीडियो में आपको बना दूंगा। पर जितने भी थ्योरी और रिएक्शन वाले वीडियो हैं वो सब मैंने इस पूरे वीडियो में आपको करवाए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो अगर आपको मेरा कंटेंट भी अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। ठीक, उसमें आता है कि इफ अल्काइल ग्रुप कंटेन 1 OH देन मोनोहाइड्रिक। मतलब अगर कोई अल्काइल ग्रुप एक OH कंटेन करता है तो उसे मोनोहाइड्रिक कहते हैं। और अगर इफ 2 OH ग्रुप कंटेन कर रहा है, मतलब कि अगर कोई अल्काइल ग्रुप एक OH ग्रुप कंटेन करता है तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। अगर कोई 2 OH कंटेन कर रहा है तो उसे डाइहाइड्रिक कहेंगे। अगर 3 OH है तो उसे ट्राइहाइड्रिक, इफ मैनी OH तो उसे पॉलीहाइड्रिक कहते हैं हम लोग। जैसे कि मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हम लोग अल्केन लेते हैं तो जैसे कि गाइस हम लोग लिख सकते हैं इथेन का फॉर्मूला CH3CH3। तो ठीक, इसमें अगर हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को अटैच करते हैं तो मोनोहाइड्रिक आपका हो जाएगा मोनोहाइड्रिक इक्वल टू CH3CH2OH। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इफ अल्काइल ग्रुप कंटेन 1 OH देन इट इज मोनोहाइड्रिक। तो जैसे कि एक अल्काइल ग्रुप हमने ले लिया इथेन, तो इथेन में देख सकते हैं एक OH ग्रुप है तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। क्योंकि देखिए, और यहाँ पे कार्बन अपने सब बॉन्ड भी पूरे कर रहे हैं, 3 1 4 और 2 1 2 3 4। और डाइहाइड्रिक का हो जाएगा CH2OH। वैसे हम लोग ट्राइहाइड्रिक के लिए भी बनाएंगे इक्वल टू OH CH OH CH2OH। तो इसमें भी देख सकते हैं ये ट्राइहाइड्रिक। और पॉलीहाइड्रिक के लिए आप मतलब 3 से भी ज़्यादा अटैच कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में इसको क्लासीफाई हम लोग कर सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए देखते हैं पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे 3 आते हैं, अल्काइल अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल। तो अल्काइल अल्कोहल कहता है अगर OH से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप किसी एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो वह 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर 2 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर 3 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है तो वह 3 डिग्री अल्कोहल है। मतलब कि अल्काइल ग्रुप से अगर OH जिस अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है, कार्बन कंपाउंड है, वो अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हूँ ये एक OH ग्रुप है, इससे जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप कोई भी कंपाउंड मान सकते हैं। तो ये 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल हो गया। यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये एक OH ग्रुप है, इससे जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर वो 2 से जुड़ा हुआ है तो वो 2 डिग्री है। मतलब कि आपको समझना है अगर OH ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे डिसाइड करेगा कि ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा। जैसे कि यहाँ पे OH ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है वो 3 कंपाउंड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो ये 3 डिग्री अल्काइल अल्कोहल हुआ। अब आते हैं हम लोग एलाइलिक अल्कोहल में। एलाइलिक अल्कोहल कहता है कि OH जिस अल्कोहल ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड बनाना चाहिए। मतलब कि जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, OH जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। मतलब कि एलाइलिक अल्कोहल कहता है कि OH जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड बनाना चाहिए तो वो एलाइलिक अल्कोहल होता है। और बेंजाइलिक अल्कोहल अगर OH किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है वो भी किसी एक्सटर्नल अल्काइल ग्रुप के द्वारा तो वह बेंजाइलिक अल्कोहल है। जैसे कि OH का ग्रुप है यहाँ पे वो, और ये बेंजीन है, तो यहाँ पे इसके बीच में आ रहा है एक मतलब एक्सटर्नल अल्काइल ग्रुप, तो इसे बेंजाइलिक कहेंगे। और अगर OH और बेंजीन रिंग के बीच में दो एक्सटर्नल अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं तो इसे 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल कहेंगे। अगर OH और बेंजीन रिंग के बीच में 3 कार्बन कंपाउंड्स आ रहे हैं तो इसे 3 डिग्री अल्काइल अल्कोहल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3 डिग्री, 2 डिग्री, और सॉरी अगर मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है तो, क्योंकि अभी मेरे को कुछ फटाफट रिवीजन करनी है। तो अब आते हैं हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन में।
तो इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमें पढ़ना है विनाइलिक और एराइलिक। आप इसे याद कर सकते हैं, जैसे विनाइल हमेशा एलाइलिक के साथ मतलब सेम मैच करेगा। OH से जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड बनाना चाहिए, मतलब कि OH से जो, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, OH से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब 1 2 3 4, हाँ, वो डबल बॉन्ड बनाएगा दूसरे के साथ। ये हो गया ग्रुप एग्जांपल। मतलब इसमें कहते हैं कि OH से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड बनाना चाहिए, ठीक। और ये विनाइलिक में हुआ, पर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एलाइलिक में क्या था, OH से जो कार्बन जुड़ा उससे जुड़ा हुआ कार्बन, ना कि ये। पर विनाइलिक में क्या है कि OH से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसी से जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड बनाना चाहिए। फिर आते हैं एराइल अल्कोहल। ये बेंजाइल अल्कोहल जैसे सिमिलर है, मतलब OH इज अटैच्ड विद बेंजीन रिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल अल्काइल ग्रुप। मतलब कि यहाँ पे हमने देखा कि बेंजीन, OH बेंजीन से अटैच था पर एक एक्सटर्नल अल्काइल ग्रुप के द्वारा। पर एराइल अल्कोहल में क्या होता है कि एक बेंजीन रिंग है, मान लीजिए, सॉरी ये थोड़ा भद्दा बन गया, ये हमारा बेंजीन रिंग है, इससे डायरेक्टली अटैच होगा OH ग्रुप, तो इसे हम लोग एराइल अल्कोहल भी कहेंगे। और ये फिनॉल का भी फॉर्मूला होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल में अब हम इसमें कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल में पहला हमारा आता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मतलब कि बेंजीन रिंग से एक OH ग्रुप अगर अटैच्ड है तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहेगा। यही मैटर नहीं करता है कि उसमें कोई अगर अल्काइल ग्रुप अटैच है या नहीं, अगर अटैच भी है हमें सिर्फ मैटर मतलब देखना है कि बेंजीन रिंग से कितना OH ग्रुप अटैच है। अगर एक OH ग्रुप अटैच है तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, अगर 2 OH ग्रुप अटैच है, जैसे इस बेंजीन रिंग में हम लोग देख सकते हैं 2 OH ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग से, तो ये डाइहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तीसरे में कि 3 OH ग्रुप यहाँ पे अटैच है एक बेंजीन रिंग से, तो ये ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ ईथर में। ये भी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर हमारा आता है इसमें 2 तरह की क्लासिफिकेशन, पहला सिमेट्रिकल, दूसरा अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर मतलब कि बीच में ऑक्सीजन आपका रहेगा और ये यहाँ पे और यहाँ पे इसके अगल बगल मतलब दोनों एडजेसेंट साइड सेम ईथर होंगे, मतलब सेम कार्बन कंपाउंड होंगे। और अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब बीच में फिर आपको ऑक्सीजन आ जाएगा लेकिन इसके एडजेसेंट यानी इसके बगल में अलग अलग कार्बन कंपाउंड होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं C2H5O और इधर इसके राइट साइड C2H5, दोनों तरफ C2H5 है, तो ये सिमेट्रिकल ईथर कहलाता है। और अनसिमेट्रिकल ईथर मतलब C2H5 और बीच में O और फिर यहाँ पे CH3 है, तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो अभी तक हमने देखा क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। इसमें हमने देखा मोनोहाइड्रिक मतलब जिस अल्काइल ग्रुप में एक OH ग्रुप जुड़े हो उसे मोनोहाइड्रिक कहेंगे। डाइहाइड्रिक जिस अल्काइल ग्रुप में 2 H है और 2 OH ग्रुप जुड़े हो उसे डाइहाइड्रिक, और जिस अल्काइल ग्रुप में 3 OH ग्रुप हो उसे ट्राइहाइड्रिक, और 3 से ज्यादा हो तो पॉलीहाइड्रिक। फिर देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा अल्काइल अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल ये है कि OH से जो कार्बन कंपाउंड जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल, अगर वो 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, और 3 से तो 3 डिग्री। और एलाइलिक अल्कोहल मतलब OH से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड बनाना चाहिए। फिर बेंजाइलिक अल्कोहल, OH बेंजीन रिंग से अटैच है विद एक्सटर्नल अल्कोहल, यानी कि OH और बेंजीन रिंग के बीच में एक कार्बन कंपाउंड आपको मिलेगा। फिर आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आता है विनाइलिक अल्कोहल मतलब कि OH से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड बनाएगा। और एराइल अल्कोहल कहता है कि OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल यानी बेंजीन रिंग में सिर्फ एक OH ग्रुप अटैच्ड है। डाइहाइड्रिक फिनॉल, तो चाहिए इसका स्पेलिंग थोड़ा, यहाँ पे ये D है, ठीक। डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल मींस बेंजीन रिंग से 2 OH ग्रुप अटैच्ड है। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल बेंजीन रिंग से अगर 3 OH ग्रुप अटैच्ड हो तो। फिर आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ ईथर, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर जैसे कि एग्जांपल हो गया सिमेट्रिकल ईथर का C2H5O, C2H5 लेफ्ट और राइट दोनों साइड सेम होंगे। और अनसिमेट्रिकल का आप कुछ भी कर सकते हैं, एक तरफ हमने C2H5 डाला, बीच में वो और CH3। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसका रिवीजन हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ग्रुप में एनसीईआरटी से मैंने तीनों पॉइंट लिखे हैं। यहाँ पे 3 मेन पॉइंट दिए गए हैं और जिससे एमसीक्यू में आया भी था सवाल कि बॉन्ड एंगल ऑफ अल्कोहल लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, ठीक। यहाँ पे टेट्राहेड्रल एंगल नहीं दिया हुआ था, वहां पे हमें टिक करना था। तो देखिए यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पहला है द बॉन्ड एंगल ऑफ अल्कोहल इज लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री। ये जो है मतलब टेट्राहेड्रल एंगल, यहाँ पे ये जो ब्लैक में दिख रहा है ये 109 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक। ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द अनसेट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो बॉन्ड एंगल ऑफ अल्कोहल है वो कम होता है टेट्राहेड्रल एंगल से क्योंकि रिपल्सन बिटवीन अनसेट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक।
दूसरा है द CO बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज लेस देन मिथेनॉल, मतलब जो CO बॉन्ड लेंथ, जो फिनॉल का CO बॉन्ड लेंथ है वो कम होता है मिथेनॉल से, क्योंकि पहला पॉइंट है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ अनसेट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद एरोमेटिक रिंग। पहला पॉइंट ये दोनों पॉइंट मतलब आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, और अगर एग्जाम में पूछे कि व्हाई द CO बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज लेस देन मिथेनॉल, तो आप ये पहला और दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी में भी देखते हैं तो यही दोनों पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक। और फिर द बॉन्ड, तीसरा हमें मिला है द बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर इज स्लाइटली ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन बल्की अल्काइल ग्रुप, ठीक है। मतलब कि एक बार इसका देखिए, मतलब पहला कहता है जो बॉन्ड एंगल ऑफ अल्कोहल है वो कम होगा टेट्राहेड्रल एंगल के, दूसरे में बताया गया है द CO बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल वो कम होगा मिथेनॉल के, तीसरे में बताया गया है द बॉन्ड लेंथ एंगल ऑफ ईथर वो थोड़ा सा बड़ा होगा टेट्राहेड्रल एंगल की, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये पहले हम लोग देखते हैं फ्रॉम अल्कीन, यानी कि अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो ये होगा पहले बाय एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, यानी कि एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन करवा के हम लोग अल्कीन को अल्कोहल बना सकते हैं। ये एक रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है, ठीक। ये एक अल्कीन है, मतलब कि डबल बॉन्ड, मतलब एक अल्काइल ग्रुप अल्कीन का लेना है, उसमें वाटर ऐड कर दीजिए, ठीक। और यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन का ये साइन दे दीजिए, मतलब ऊपर एरो और फिर नीचे में एरो, फिर H+ यानी कि ये एसिड बता रहा है, और फिर ये आपका अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेके दिखाया है, हमने यहाँ पे लिया प्रोपीन लिया और प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाया है। तो देखिए प्रोपीन को लिया हमने और फिर उसमें वाटर ऐड किया है और फिर यहाँ पे H+ आयन ऐड किया, फिर तो यहाँ पे मार्कोनी रूल लगता है। मार्कोनी रूल ये कहता है कि जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो जिस बॉन्ड में, जिस कार्बन कंपाउंड में ज्यादा हाइड्रोजन है उस साइड जाए। जैसे कि यहाँ से हमने डबल बॉन्ड तोड़ा तो हाइड्रोजन बॉन्ड H3 में गया, ना कि H में गया। हाइड्रोजन H में जाएगा और CH3 फॉर्म करेगा और जो OH बचेगा वो कम हाइड्रोजन वाले में अटैच हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं मार्कोनी रूल, ठीक। एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन से हम ऐसे बना सकते हैं। एसिड कैटलाइज मतलब एग्जाम में आपसे पूछ सकता है प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन बाय एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। तो सबसे पहले आपको ये अल्कीन प्लस H2O और रिवर्सिबल रिएक्शन में H+ आयन देके आपको ये अल्कोहल का रिएक्शन फॉर्म करना है। फिर आता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में आपको क्या करना है, H2O में H+ आयन देके H3O+ आयन बना लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो एल्कीन है उसमें H3O+ आयन को आपको ऐसे तोड़ लेना है, उसमें अटैच करके ये डबल बॉन्ड टूटेगा और सब में H आयन बैठ जाएगा और H2O बाहर। तो ये डबल बॉन्ड जैसे ही टूटा सब में H आयन बैठ गया और डबल बॉन्ड यहाँ पे H2O बाहर हो गया, ठीक है, और डबल बॉन्ड टूट गया। फिर आपको न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाना पड़ेगा, मतलब कि इसी रिएक्शन को यहाँ पे पेस्ट करिए और रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन दीजिए। मतलब कि ये स्टेप आपको याद रखना है। अल्कीन में H3O+ आयन को रिएक्ट करवाना है और फिर आपको मिलेगा ये वाला रिएक्शन अल्केन प्लस H2O। फिर उसी को रख के आपको H2O देना है। फिर आपको क्या करना है, H2O को इसके साथ अटैच कर देना है, तोड़ के इसको खोल देना है। जैसे कि H2O यहाँ पे था और इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इससे अटैच करवा दिए। फिर आपको यही वाला रिएक्शन डीप्रोटोनेशन स्टेप में कॉपी करना है और यहाँ पे H2O के साथ रिएक्ट करवा देना है। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा H2O वाला, एक H2O आपका बाहर ही रह जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। पर जो ये वाला है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे C और ट्रिपल H यहाँ पे आपको देना पड़ेगा और C एक OH और 2 H। तो ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। अब आता है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसे आप डाल लीजिए VVI, बिकॉज ये मेरे प्री बोर्ड और मैं प्रीवियस ईयर पेपर में जब सॉल्व कर रहा था तो उसमें भी आया हुआ था। इसमें आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, प्रिपेयर प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। ठीक, तो सबसे पहले आपको कैसे करना पड़ेगा, तो देखिए आपको प्रोपीन का रिएक्शन लिखना है, जैसे CH3 CH CH2। मैंने यहाँ पे प्रोपीन लिखा। बाय हाइड्रोबोरेशन मेथड में आपको मिलनी, रुक जाइएगा स्लाइड ऑफ हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर से शुरू करते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमें बनाना रहता है अल्कीन टू अल्कोहल। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है प्रोपीन टू प्रोपेनॉल फॉर्म करना है। सबसे पहले आपको ये वाला रिएक्शन, ये कंपाउंड याद रखना पड़ेगा, HBH2 का होल ट्वाइस। ये मतलब किसी भी अल्कीन को लेके आपको इसके साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हमने प्रोपीन को HBH2 होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करवाया है, तो ये यहाँ पे फॉर्म हुआ है CH3 CH2 और CH2BH2। मतलब कि जो H है वो कम वाले H के साथ जाएगा। मार्कोनी रूल यहाँ पे सिंपली अप्लाई होता है। जो BH2 है वो ज्यादा H के साथ गया है यहाँ पे, और जो H है वो कम वाले H के साथ गया है। फिर यहाँ पे आपको जो अल्कीन आपने यहाँ पे लिया है उसी के साथ आपको रिएक्ट करवा के उस अल्कीन का अल्केन फॉर्म में बनाना है और BH को कॉम बाहर निकाल लेना है। फिर आपको उसी अल्कीन के साथ इसको रिएक्ट करवाना है। ठीक, और फिर जब इसे आप रिएक्ट करवाएंगे तब ये कंपाउंड फॉर्म होगा। ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा उससे आपको H2O और 3H2O OH के साथ रिएक्ट करवाना है। जब आप इसे रिएक्ट करवाते हैं तब आपको मिलेगा ये प्रोपेनॉल और आपके साथ BOH
होल ट्वाइस रिलीज होगा। समझे? मतलब ये वाला हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब दूसरा टॉपिक है हमारा कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल मेथड, यानी कार्बोनाइल मेथड से हम लोग कैसे बना सकते हैं प्रिपरेशन। तो पहला आता है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद कैटलिस्ट प्लेटिनियम और पैलेडियम, यानी कि एल्डिहाइड को रिड्यूस करके वो भी प्लेटिनम या पैलेडियम के साथ। जैसे कि यहाँ पे हमने एल्डिहाइड लिया, एक अल्काइल एल्डिहाइड लिया, उसमें H2 गैस पास कराया और यहाँ पे पैलेडियम लिया। तो जब हम ये लेते हैं तो वहाँ पे बन जाता है एल्काइल CH2OH, यानी प्रोपेनल टू प्रोपेनॉल, यानी कि एल्डिहाइड टू अल्कोहल जब हमें बनाना होगा, मतलब कि एग्जांपल में जैसे आप देख सकते हैं प्रोपेनल टू प्रोपेनॉल जब हमें बनाना होगा, तब हमें एल्डिहाइड को हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में प्लेटिनम या प्लेटिनम से रिएक्ट करवाना होगा, तब वो हमारा अल्कोहल फॉर्म होगा। अब दूसरा हम देखते हैं ट्रीटिंग कीटोन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो जैसे कि जब कोई भी अल्काइल कीटोन को हमने लिया और उसको जब सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएं, तब वो अल्कोहल फॉर्म होता है। यानी कीटोन टू अल्कोहल फॉर्म करना है तो आपको बोरोहाइड्राइड का यूज करना पड़ेगा। और तीसरा हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल ट्रीटिंग विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको अल्कोहल बनाना होगा तो तब आपको ट्रीट करना पड़ेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। फिर आता है हमारा ईस्टर टू अल्कोहल। ये रिएक्शन आप सिंपली याद रख लीजिए, जब R को COOH के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब आप अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसे ट्रीट करेंगे ROH और H+ के प्रेजेंस में, तब ये RCOOR- बनता है। मतलब कि कोई भी एक, इसको आप बेहतर एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है CH3COOH, ठीक। इसको जो हम लोग ट्रीट कर रहे हैं C2H5OH के साथ, वो भी प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, तब ये बनता है CH3COO। मतलब कि बहुत ही सिंपल है, आपको एक अल्काइल ग्रुप यहाँ लेना है और COOH उसके साथ लेना है, और फिर C2H5 लेना है और उसके साथ OH ले लेना है। फिर उसको H+ के साथ जब ट्रीट करेंगे तो CO बीच में आ जाएगा और CH3 और C2H5 अलग अलग। फिर H2 कैटेलिस्ट के साथ जब इसे रिएक्ट कराएंगे तो CH3CH2, मतलब ये जो C2H5 है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और OH उसमें अटैच हो जाएगा, प्लस C2H5OH भी उसमें अटैच हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का RMgX, ये क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। जहाँ पे ये कीटोन है वहाँ पे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसे ट्रीट कराइए और जब H2 तो ये रिएक्शन फॉर्म हो जाएगा। इसे आप सिंपली याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की तरफ। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम हेलोएरिन्स, मतलब कि हेलोएरिन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। एग्जांपल में आपसे जैसे क्वेश्चन दे सकता है फॉर्म क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, तो जैसे कि हेलोएरिन में आप कभी भी बना पाएंगे फिनॉल विद ट्रीटमेंट ऑफ NaOH। मान लीजिए आपके पास क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन कुछ भी दे देता, तो आप वहाँ पे NaOH विद 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में आप इसे ट्रीट करा सकते हैं। जब आप इसे NaOH के साथ ट्रीट कराएंगे तो NaO यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, और जब आप इसे HCl के साथ ट्रीट करेंगे तभी OH बन जाएगा। यहाँ पे देखिए जब आप इसे ट्रीट किए तो NaOH के साथ Cl को जब आप ट्रीट करते हैं मतलब इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर में, तो यहाँ पे जो होता है NaO ऊपर आ जाएगा और HCl बाहर आ जाएगा, ठीक। HCl फॉर्म होगा और NaO बेंजीन रिंग में अटैच हो गया और HCl के साथ रिएक्ट होकर ये OH बना दिया फिनॉल, ठीक। अब आता है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जैसे कि यहाँ पे हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें बेंजीन रिंग ले लेना है, बेंजीन को ओलियम से ट्रीट कराना है। इस एरो के ऊपर आपको ओलियम लिखना पड़ेगा, तब ये हमारा बनेगा ये बन जाएगा हमारा SO3H। बेंजीन रिंग में रिएक्ट हो जाएगा SO3H, और पहले हमें इसको NaOH के साथ ट्रीट करना है और दूसरा में H+। जब आप ये ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे तब हमारा फिनॉल बन के तैयार हो जाएगा। सिंपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करने रहते हैं, इसे आप 2 से 3 बार पढ़िए तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक। मतलब कि एक बार फिर से देख लीजिए, जब हेलोएरिन्स में आपको ट्रीट करवाना पड़ेगा तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन आपको दिया हुआ है, यानी कि हेलोएरिन, तब आप इसे NaOH के साथ जब ट्रीट करेंगे तो NaO चल जाएगा बेंजीन रिंग पे और HCl अलग आ जाएगा, और तब ये OH फॉर्म हो जाएगा, मतलब फिनॉल फॉर्म होगा। और जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ आपको ट्रीट कराना है तो बेंजीन में ओलियम के साथ उसको ट्रीट कराइए, तब वो SO3H और बेंजीन रिंग फॉर्म होगा। फिर आप उसे पहले NaOH के साथ ट्रीट करें और दूसरे में H+ के साथ, तब वो फिनॉल बन जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल कैसे प्रिपेयर होगा, जैसे कि डाइजोनियम सॉल्ट मतलब एनालीन, क्वेश्चन में इससे पूछेगा एनालीन टू फिनॉल कन्वर्जन पूछ सकता है, प्रिपेयर एनालीन टू फिनॉल। तो सबसे पहले आपको एनालीन नहीं लेना है, NH2 और बेंजीन रिंग, उसको आपको ट्रीट कराना है NaNO2 HCl के साथ, ठीक। जब आप इसको इसके साथ ट्रीट कराते हैं तब N2HCl आपका बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, जिससे आप कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक। मतलब जब आप एनालीन को NaNO2 के साथ ट्रीट कराएंगे तब आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। फिर आप इसे H2O के साथ ट्रीट करते हैं तब आपका यहाँ पे फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl बनेगा। मतलब
N2 गैस और Cl लिक्विड में बन जाता है। फिर आता है फ्रॉम क्यूमीन। यहाँ पे क्यूमीन से हम कैसे फिनॉल बना सकते हैं, ये होता है हमारा क्यूमीन का फॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक, जब क्यूमीन को O2 के साथ ट्रीट करते हैं तब ये O2 बॉन्ड यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। फिर इसे हम H+ और H2 के साथ जब ट्रीट करते हैं तब फिनॉल बनता है और CH3CO CH3 कंपाउंड भी फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे फिनॉल और अल्कोहल को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें मेनली ध्यान देना है बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी पे। बॉइलिंग पॉइंट, इफ मॉलिक्यूलर मास इज इंक्रीज, इस एरो का मतलब अगर ये एरो ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीजेस, और अगर एरो नीचे है तो डिक्रीजेस। मतलब पहला पॉइंट हमें बोल रहा है अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। दूसरा, इफ H बॉन्ड भी इंक्रीज होगा, मतलब H बॉन्ड इंक्रीज होता है कोई भी स्ट्रक्चर में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। इफ ब्रांचिंग इंक्रीजेस देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक, अल्कोहल हैव H बॉन्ड सो दे हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन हेलो एल्केन्स। तो अल्कोहल का जो H बॉन्ड है वो ज्यादा रहता है तो हेलो एल्केन्स से, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल का ज्यादा होगा हेलो एल्केन्स से। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का स्ट्रक्चर है कि किसका ज्यादा रहेगा। हाइड्रोकार्बन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ठीक, फिर हेलो एल्केन का, फिर ईथर, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एमाइन, मतलब कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहा है। हाइड्रोकार्बन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, हेलो एल्केन का सबसे कम मतलब उससे थोड़ा ज्यादा, ईथर का उससे थोड़ा ज्यादा, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइन, अल्कोहल सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब आते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी में। Solubility, alcohols and phenols are soluble in water due to their ability to form H bond in water molecule. Solubility में सिंपल हमें कहा गया है कि अल्कोहल और फिनॉल जो सॉल्यूबल है वाटर में, क्योंकि उनके पास एबिलिटी होता है H बॉन्ड फॉर्म करने का वाटर के साथ। अगर सॉल्युबिलिटी मतलब अगर मॉलिक्यूलर मास उनका इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इनके केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में कहते हैं कि फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये सब आपको केमिकल रिएक्शन याद रखने हैं, मतलब दिमाग में रखने हैं। ठीक, फिनॉल्स जो होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं अल्कोहल से। NO2Cl Br कंटेन ग्रुप आर मोर एसिडिक, मतलब कि जो ग्रुप NO2Cl और Br कंटेन करता है वो मोर एसिडिक होगा, और जो ग्रुप CH3 CH2 कंटेन करेगा वो लेस एसिडिक होगा। जैसे कि यहाँ पे पक्का है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, जैसे कि P नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन O नाइट्रोफिनॉल बिकॉज P नाइट्रोफिनॉल हैव लेस पक्का वैल्यू देन, ये एक वैल्यू रहता है। ठीक, जिसमें जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। जैसे कि P नाइट्रोफिनॉल अगर आप एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा अगर आप एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे कि जो पक्का का वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, और P नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन O नाइट्रोफिनॉल बिकॉज P नाइट्रोफिनॉल हैव लेस पक्का वैल्यू देन O नाइट्रोफिनॉल। जैसे कि आप देख सकते हैं जो P नाइट्रोफिनॉल का पक्का का वैल्यू है वो 7.1 है और O नाइट्रोफिनॉल का 7.2 है। तो जो P नाइट्रोफिनॉल है वो लेस वैल्यू है, वो छोटा है, मतलब उसका पक्का का वैल्यू छोटा है O नाइट्रोफिनॉल से, तो इसलिए जो P नाइट्रोफिनॉल है वो मोर एसिडिक होगा। ठीक, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक के ऊपर जो है ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन ये मतलब जो अभी हमने पीछे टॉपिक देखा जब फॉर्मेशन ऑफ हो रहा था अल्कोहल, उसमें भी कि ईस्टर से कैसे बनता है अल्कोहल, तो उसमें इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाया, C2H5 COOH लिया और फिर एक दूसरा एल्काइल ग्रुप OH के साथ लिया, फिर H+ के साथ जब इसे ट्रीट किया तो COO बीच में और दोनों एल्काइल ग्रुप साइड में, फिर H2 कैटलिस्ट के साथ इसे ऐड करते हैं तो C2H5 और CH2OH एक तरफ, और मतलब ये वाला जो इधर लेफ्ट साइड में रहेगा वो C2H5 CH2OH एक साइड आ जाएगा और CH3OH एक साइड आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम यहाँ पे दो रिएक्शन देखते हैं जो हमें याद रखना है। जब अल्कोहल को हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ट्रीट कराएंगे तब हमें अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर मिलेगा, और जब हम लोग अल्कोहल को HCl के साथ ट्रीट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तब हमें अल्काइल हैलाइड और वाटर मिलेगा। ठीक, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो भी हैलोजन है, इस पूरे कंपाउंड को हम लोग अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2 इज नोन एज लुकस रिएजेंट, यानी कि लुकस रिएजेंट वो होता है मिक्सचर ऑफ ZnCl2 को ही लुकस रिएजेंट कहते हैं। और लुकस रिएजेंट SN1 रिएक्शन होता है, यानी कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे लुकस रिएजेंट को अब हम लोग बारीकी से समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिया है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल यानी कि OH जिस कार्बन से अटैच है उससे 3 कार्बन अटैच होना चाहिए, तो अटैच है। तो जब हमने इसे HCl के साथ ZnCl2 के प्रेजेंस में ट्रीट कराया तब ये बन जाता है अल्काइल हैलाइड और वाटर। तो यहाँ पे जो टर्बिडिटी अपीयर्स होगा वो इमीडिएटली अपीयर होगा, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल में जो टर्बिडिटी अपीयर होगा वो तुरंत होगा। ठीक,
आप देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या होता है। जब हमने 2 डिग्री अल्कोहल को यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल को HCl के साथ ZnCl2 के प्रेजेंस में जब ट्रीट कराया तब अल्काइल हैलाइड फॉर्म हुआ और वाटर रिलीज हुआ। तो यहाँ पे जो टर्बिडिटी है अपीयर्स इन 5 मिनट, यानी कि कुछ समय बाद अपीयर्स होता है टर्बिडिटी। पर 1 डिग्री जो अल्कोहल है, जब हमने इसे HCl के साथ ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया हीट देके, ये जो डेल्टा साइन है वो हीट का है, मतलब एनर्जी देके, तब टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर हीटिंग। अगर हमने हीट नहीं दिया होता तो टर्बिडिटी अपीयर्स नहीं हो रहा होता, पर जब हीट दिया तब टर्बिडिटी अपीयर्स होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कहता है, इसमें होता है डिहाइड्रेशन ऑकर इजिली इन 3 डिग्री। ये ऑर्डर होता है डिहाइड्रेशन का, यानी कि 3 डिग्री में जल्दी होगा, उससे कम 2 डिग्री में और सबसे कम 1 डिग्री में। ठीक, डिहाइड्रेशन यूज होता है अल्कोहल टू अल्कीन बनाने में। ठीक है, इससे पहले हमने देखा कि अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हमने ये अल्कोहल ले लिया है। ठीक, जब हम लोग इसे H+ मतलब कोई भी हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तभी अल्कीन प्लस वाटर बनता है। जैसे कि हम लोग देखें, नीचे अल्कोहल लिए और इसे H2SO4, ये जो लिखा हुआ है H2SO4 के साथ जब हम इसे हीट करते हैं तब ये बनता है अल्कीन प्लस वाटर। ठीक है, मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द कन्वर्जन फ्रॉम प्रोपीन टू मतलब प्रोपेनॉल टू प्रोपीन, यानी कि प्रोपेनॉल एक अल्कोहल हो गया और प्रोपीन एक अल्कीन हो गया, तब हमें वहां पे डिहाइड्रेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रेशन। ऑक्सीडेशन को ही हम लोग डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, सॉरी डिहाइड्रोजिनेशन है यहाँ पे। ठीक, सॉरी अगर आपको राइटिंग मेरी समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये मैंने फटाफट नोट्स बनाए क्योंकि अब रिवीजन का टाइम है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक अल्कोहल लिया और उसे जब हमने ब्रेक किया, मतलब कि यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन होता है टू अल्कोहल फॉर्म होने के लिए। ठीक, तो जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल फॉर्म होगा, और जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म होगा। ठीक, तो वैसे हम ऊपर देख सकते हैं जब हमने अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ऑक्सीडाइज्ड, तब ये कीटोन फॉर्म हुआ। ठीक, जैसे कि ये वाला स्टेटमेंट आप अच्छे से याद रख सकते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट। जब एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करेंगे तब अल्कोहल फॉर्म होगा, और जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म होगा। ठीक, अब देखते हैं, इफ वी रिड्यूस एल्डिहाइड देन वी गेट 1 डिग्री अल्कोहल। अगर एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। और जब हम लोग कीटोन को रिड्यूस करेंगे तब हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल। तो अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्राइमरी अल्कोहल, ये क्या कहता है। जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे, जैसे कि हमने देखा जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तब एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। तो जब प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे, CrO3 ये एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तब हमें इथेनॉल मिलता है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो पीछे हमने देखा कि जब 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तब एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म होता है, और यहाँ पे जब 2 डिग्री अल्कोहल को भी हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं तब भी एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म होता है। बट जब 3 डिग्री अल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं तो डिहाइड्रोजिनेशन डू नॉट टेक प्लेस हेयर, डिहाइड्रेशन टेक प्लेस। जब हम लोग 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन फॉर्म नहीं होगा, यहाँ डिहाइड्रेशन फॉर्म होगा, तो यहाँ पे अल्कीन फॉर्म हो जाएगा। तो ऊपर हमने देखा कि जब हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो एल्डिहाइड या कीटोन, और 1 डिग्री में भी ऑक्सीडाइजेशन पे एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है, पर 3 डिग्री पे हमें ऑक्सीडाइज करने पे अल्कीन मिलेगा। ठीक, जब हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो अब हमें मिलेगा अल्कीन। तो अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल में कैसा होता है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक फिनॉल, जिससे हम लोग डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म होगा इसका जो प्रोडक्ट, वो होगा O नाइट्रोफिनॉल और P नाइट्रोफिनॉल। ठीक, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि वाई पारा नाइट्रोफिनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक, यानी कि जो ये पारा नाइट्रोफिनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा क्यों होता है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी लिख के आ सकता है, वाई पारा नाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल देन O नाइट्रोफिनॉल। ठीक, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो O नाइट्रोफिनॉल है हैव इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, सो इट हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। P नाइट्रोफिनॉल हैव इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड, सो इट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि जो O नाइट्रोफिनॉल है वो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड होता है, सो इसलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम है, यानी कि
इंट्रामोलिकुलर आपस में ही इसका मॉलिक्यूल अटैच होता है। जैसे कि ये ओ नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर हुआ, जब NO2 को हम ब्रेक करते हैं तो इसका O जाके रिएक्ट होता है इसी के OH के साथ। पर हमारे पी नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, जब पी नाइट्रोफिनॉल को हम लोग ब्रेक करते हैं तब उसका जो स्ट्रक्चर है इसी के मतलब अलग में बनता है। जैसे पी नाइट्रोफिनॉल को जब हम लोग ब्रेक किए OH को NO2 को, तो ये दूसरे में जाके अटैच हुआ है। तो वही हम लोग ने लिखा है कि इंटर यानी कि जो जब ये इंटरमोलिकुलर पी नाइट्रोफिनॉल फॉर्म कर रहा है तो बिटवीन टू यानी इन दोनों के बीच में कर रहा है। पर जो इंट्रामोलिकुलर जो ओ नाइट्रोफिनॉल है वो आपस में ही कर रहा है बिटवीन इटसेल्फ। और यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, या तो एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है या ऐसे, दोनों क्वेश्चन सेम है। और यहाँ पे वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजिली इवापोरेट हो जाए। ठीक, तो ये क्वेश्चन का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ओ नाइट्रोफिनॉल एंड पी नाइट्रोफिनॉल। ठीक, तो जो ओ नाइट्रोफिनॉल है वो लेस एसिडिक होता है और पी नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक होता है। तो ये लेस एसिडिक है तो इसका लेस बॉइलिंग पॉइंट भी है, तो इसका मोर बॉइलिंग पॉइंट होगा। और ये लेस बॉइलिंग पॉइंट है तो मोर वोलाटाइल होगा। ठीक, और ये लेस वोलाटाइल होगा यानी कि इजिली इवापोरेट नहीं होगा। ठीक, और जो ओ नाइट्रोफिनॉल है उसमें इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड होगा और जो पी नाइट्रोफिनॉल है उसमें इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड होगा। जैसे कि हमने पीछे देखा कि जो इंटर मतलब बिटवीन टू यानी दो के बीच में, और इंट्रा मतलब होगा आपस में ही। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इंट्रा मतलब जो हुआ इसमें आपस में होता है, ओ नाइट्रोफिनॉल में आपस में रिएक्ट होता है। पर जो पी नाइट्रोफिनॉल है उसमें अलग अलग पी नाइट्रोफिनॉल रिएक्ट होकर बनते हैं। ठीक, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोब्स रिएक्शन। क्लोब्स रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाता है एग्जाम में कि राइट क्लोब्स रिएक्शन। तो इससे हमें फॉर्म होता है फिनॉल से सैलाइलिक एसिड कैसे बनता है, मतलब आपको कन्वर्जन में भी दे देगा फॉर्म फिनॉल टू सैलाइलिक एसिड। तो आपको फिनॉल लेना है, फिर उसको NaOH के साथ ट्रीट कराना है, तो आपका फॉर्म होगा ONA मतलब NaO फिनॉल। ठीक, फिर आपको पहले CO2 के साथ इसको ट्रीट कराना है और दूसरा H+ यानी हाइड्रोनियम आयन के साथ। तो जब आप इसे ट्रीट करेंगे तभी फिनॉल और COH फॉर्म होगा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं रिमर टिमन रिएक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो जैसे कि हमने देखा क्लोब्स रूल में, वहां हम लोग फिनॉल से सैलाइलिक एसिड बनाते थे, पर यहाँ पे हम लोग फिनॉल से सैलाइलिक एल्डिहाइड बनाएंगे। इसमें भी क्या करना है, हमें फिनॉल लेना है सबसे पहले और NaOH तो रखना है प्लस इसमें CH3Cl भी ट्रीट करवाना है। तो जब हमें ये ट्रीट कराएंगे तो यहाँ पे O- और Na+ पे फॉर्म होगा फिनॉल के साथ और CHCl2 अटैच रहेगा। फिर हम इसे NaOH के साथ जब ट्रीट कराते हैं तब O-, Na+ में और CHO यहाँ पे इसके साथ अटैच रहेगा। फिर जब इसमें हम लोग हाइड्रोनियम आयन के साथ जब ट्रीट कराएं तब OH फिनॉल में CHO अटैच हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं सैलाइलिक एल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं फिनॉल टू बेंजीन कि एग्जाम में पूछ सकता है फॉर्म फिनॉल टू बेंजीन, या आपसे पूछ देगा राइट द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, यानी कि यहाँ पे जिंक डस्ट का भी यूज होता है। तो सबसे पहले आपको फिनॉल ले लेना है और उसे Zn के साथ जिंक के साथ ट्रीट करवाना है। जब आप फिनॉल को Zn के साथ ट्रीट कराएंगे तब एक बेंजीन रिंग फॉर्म होगा और जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल से हम लोग क्या बना सकते हैं, इस रिएक्शन में आप ऐसे भी पूछ सकता है फॉर्म फिनॉल टू बेंजोक्विनोन, मतलब फिनॉल से बेंजोक्विनोन भी बनाने के लिए दे सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक फिनॉल लेना है, उसको N2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाना है। तो जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो डबल बॉन्ड O ऊपर बनाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ, और ये जो बेंजीन रिंग है वो टूट के दोनों साइड में डबल बॉन्ड बना लेंगे, जिससे हम लोग कहेंगे बेंजोक्विनोन। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। तो अब हम देखते हैं सम कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स। ठीक, इसमें सबसे पहला हमारा आता है मिथेनॉल, दूसरा आएगा इथेनॉल और तीसरा आएगा डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल का फॉर्मूला हो गया CH3OH। इसे हम लोग वुड स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इट इज कलरलेस एंड हाईली, सॉरी यहाँ पे छूटा हुआ है, तो हाँ यहाँ पे होगा इट इज कलरलेस एंड हाईली पॉइजनस। ठीक, दूसरा पॉइंट कहता है यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट। ये मिथेनॉल एज अ सॉल्वेंट इन पेंट भी यूज होता है। इसका रिएक्शन हो जाएगा आपका CO+2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ ZnOCr2O5, यहाँ पे O5 है, और 200 से 300 ATM
वो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 573 से 673 केल्विन, तब हमें फॉर्म होगा CH3OH। ठीक, ये रिएक्शन आप याद रख लीजिए, ये बहुत बार पूछे भी गए और ये आपके NCERT में भी दिया हुआ है। फिर आता है हमारा दूसरा इथेनॉल। इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला होगा C2H5OH। ठीक, C2H5 फॉर्म होता है C12H22O11 को जब वाटर के साथ ट्रीट कराया जाए, तब यहाँ पे C6H12O6 फॉर्म होता है और C6H12O6 दो टू C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज फॉर्म होता है। जब इस C6H12O6 को जाइमेज के साथ ट्रीट कराया जाता है, तब यहाँ पे 2CH2H5OH फॉर्म होता है और प्लस 2CO2 जो कि इथेनॉल का फॉर्मेशन में मदद करता है। इट इज ऑल्सो कलरलेस, इथेनॉल भी कलरलेस होता है और यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन पेंट, ये भी पेंट के सॉल्वेंट में यूज होता है। अब आता है एक हमारा और VVI टॉपिक जो अधिकतर बार एग्जाम में पूछा गया, व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं व्हेन मिथेनॉल इज एडेड इन इथेनॉल then later it becomes unfit for drinking, this process is called denaturation of alcohol। मतलब कि जब मिथेनॉल को ऐड करते हैं इथेनॉल में, then later it's become unfit for drinking, this process is called denaturation of alcohol। मतलब जब मिथेनॉल को इथेनॉल में ऐड किया जाता है, तब थोड़ी देर बाद वो अनफिट हो जाता है पीने के लिए, उसी को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ईथर की तरफ। तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है जो है ईथर। ईथर का केमिकल फॉर्मूला मतलब केमिकल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बेंजीन में O और R के साथ जब इसे अटैच किया जाता है, R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हुआ, तब ये ईथर फॉर्म होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर हम लोग सबसे पहले देखते हैं। पहला प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, दूसरा विलियमसन सिंथेसिस से। ठीक, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आप देखते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यानी कि जब हम लोग अल्कोहल को H2SO4 और H2SO4 के साथ जब अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करते हैं, इसको हम लोग 443 केल्विन पे ट्रीट करें और इसको 413 केल्विन पे ट्रीट करते हैं, तब यहाँ पे ये फॉर्म होता है अल्कीन और यहाँ पे फॉर्म होता है आपका ईथर। ठीक, ये बेसिक सा मतलब एक नॉर्मल सा ये वाला आपका एक रिएक्शन है जिसे आपको याद रखना है। जब अगर एग्जाम में पूछा जाए हाउ ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल, तब आपको ये रिएक्शन लिख के दिखाना है वहां पे। तो मैं आपको एक बार NCERT का भी रेफरेंस दिखा देता हूं। देखिए, जैसे कि NCERT में भी कहा गया है, अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, यानी कि प्रोटिक एसिड जैसे कि H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया। द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शंस प्रोडक्ट अल्कीन और ईथर डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन in the presence of sulfuric acid at 443 K, at 413 K इथॉक्सी इथेन in the main product। यानी कि ये कह रहा है कि जब हम लोग अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करेंगे, तब वो डिपेंड करेगा कि वो अल्कीन देगा या ईथर देगा। ठीक, वो डिपेंड करता है उसके कंडीशन पे, यानी कैसा टेम्परेचर है। ठीक है, जो मेन प्रोडक्ट होता है वो हमारे यहाँ पे ईथर फॉर्म होगा। ठीक, आप इसे एक बार फिर से NCERT में रीड करिए तो आप समझ जाइएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं विलियमसन सिंथेसिस की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एक नंबर में पूछ देता है व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस, राइट इट्स रिएक्शन। तो विलियमसन सिंथेसिस में आपको ध्यान रखना है ये है SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। SN2 रिएक्शन, इट फॉलो SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, एक अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा प्लस R-ONA लेना पड़ेगा। तो जब आप इसको ट्रीट कराएंगे, तब क्या होगा, Na और X एक साथ जुड़ जाएंगे और R यहाँ पे ये R- होगा। ठीक, जब अल्काइल हैलाइड को आप R-ONA के साथ ट्रीट कराएं नहीं, तब ये फॉर्म हो जाएगा NaX मतलब सोडियम हैलाइड और ROR यानी कि ये ईथर फॉर्म होगा। ठीक, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग सेम ईथर लिए, जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो C2H5Cl हमने लिया, यहाँ पे C2H5ONA लिया। तो जब इससे हम लोग ट्रीट कराते हैं तो C2H5O C2H5O ये हमारा बना सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। और यहाँ पे NaCl एक सॉल्ट भी फॉर्म हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं ईथर के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखते हैं अब हम ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज है दे हैव वेरी मच लो बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, यानी कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल से बहुत ही कम रहता है। दूसरा, द लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड ईथर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द अल्कोहल। जो लार्ज डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट
अल्कोहल और ईथर के बीच में, वो ड्यू टू है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं तो इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ज्यादा होता है और इनका ईथर का बहुत कम होता है। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, जो ईथर रहते हैं वो वाटर सोल्यूबल रहते हैं, यानी कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब देखते हैं इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको बस ये रिएक्शन दिया गया था बुक में और ये याद रखना है। ईथर प्लस अल्काइल हैलाइड जब हम करते हैं तब फॉर्म होगा फिनॉल प्लस अल्काइल हैलाइड, यानी कि ये हमारा ईथर है और जब इसमें हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कराएं, ठीक, अल्काइल हैलाइड के साथ जब ट्रीट कराते तो ये हमारा फिनॉल फॉर्म हुआ और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड भी फॉर्म हुआ है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग ईथर के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम लोग क्या लेते हैं, पहले हम लोग एनिसोल लिए, यानी कि एनिलीन में ओ लगा दिए और तब ये बन जाता है एनिसोल। हेलो एल्किन्स, हेलो एरिन्स में हम लोग ने एनिलीन का बहुत यूज किया होगा, तो अब हम लोग यहाँ पे एनिसोल का यूज कर रहे हैं। जब एनिसोल को Br2 इन इथेनोइक एसिड के साथ जब ट्रीट कराते हैं तब ये पारा ब्रोमो एनिसोल बनता है और ऑर्थो एनिसोल बनता है, ठीक। यानी कि एग्जाम में आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द हेलोजिनेशन ऑफ एनिसोल, तब आपको Br2 इन इथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में आपको पारा ब्रोमो एनिसोल बनाना है और ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल बनाना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोसन ऑफ एनिसोल, ठीक, नाइट्रोसन ही नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। तो जब हम लोग एनिसोल को H2SO4 और HNO3 के प्रेजेंस में जब ट्रीट कराते हैं तब यहाँ पे हमारा बनता है 2 नाइट्रो एनिसोल और 4 नाइट्रो एनिसोल, मतलब कि ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पारा नाइट्रो एनिसोल, ठीक। मतलब कि जब नाइट्रेशन होगा एनिसोल का तब 2 नाइट्रो मतलब ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, 2 नाइट्रो एनिसोल को हम लोग ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल भी कहते हैं, क्योंकि ये 1 और 2 पोजीशन पे है और पारा का पोजीशन होता है 1 और 4 पे, ठीक। तो 4 नाइट्रो एनिसोल होता है, ठीक। और अब हम लोग देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एनिसोल। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, जब हम लोग एनिसोल को कोई भी अल्काइल हैलाइड, जैसे हमने CH3Cl लिया और उसको एनहाइड्राइड AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कराते हैं तब यहाँ पे हमारा बनता है ये ऑर्थो अल्काइल एनिसोल और पारा अल्काइल एनिसोल। जैसे कि हमने देखा कि ऑर्थो अल्काइल एनिसोल यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये 1, 2 पे है और ये 1, 4 पे है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग जब एनिसोल को CH3OCl के साथ जब मतलब रिएक्ट करवाते हैं एनहाइड्राइड AlCl3 में, मतलब एनहाइड्राइड एल्यूमिनियम क्लोराइड में, तब यहाँ पे ऑर्थो एनिसोल COCH3 फॉर्म हुआ और पारा एनिसोल COCH3 फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको मेरा ये रिवीजन क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को मतलब वीडियो को लाइक करिएगा और इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे थोड़ा सपोर्ट करिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।